अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो यू ऑल आर फाइन। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम अपने एक प्लेलिस्ट तैयार करने जा रहे हैं जो कि बायोलॉजी क्लास नाइन्थ के बारे में नाइन्थ के लिए जिन बच्चों ने आगे अप्रैल में मार्च अप्रैल में जो फेडरल बोर्ड के पेपर्स होने वाले हैं उनमें पार्टिसिपेट करना है, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है ये। ठीक है, तो हमारी जो बायो की बुक है क्लास नाइन्थ की फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन की, इसके अंदर टोटल 10 चैप्टर्स हैं जिनमें से जो फर्स्ट चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर से आज हम अपना स्टार्ट लेने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, मैंने सामने बुक खोल ली है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे या पेपर किस तरह अटैम्प्ट करने हैं वो भी आपको साथ साथ गाइड करूँगा। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले इसके अंदर आप जब अपनी बुक साथ ओपन करके वीडियो देख रहे होंगे, तो अगर आप 2x पे लगाना चाहते हैं तब भी देख सकते हैं, और अगर 1x पे आपको क्लियर समझ आ रही है तो ईजी है। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी लिखा हुआ है कि हम बायोलॉजी पढ़ते क्यों हैं या साइंस क्या होती है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि साइंस जो है वो असल में यही है कि कोई भी इंसान अगर ऑब्ज़र्व करता है किसी चीज़ को, देखता है कि ये जो प्लैनेट है, कैसे बना या इसके बनने का मकसद क्या था, इसके पीछे जब वो रीज़निंग करता है ना कि ये किस वजह से बना है, या ये मतलब चीज़ हमें ग्रीन कलर के जो लीव्स हैं, ग्रीन कलर क्यों नज़र आ रहे हैं, लीव्स ग्रीन क्यों होते हैं, या जो हमारा स्काई ब्लू क्यों होता है। जब उसके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, असल में वो बंदा क्या होता है, एक साइंटिस्ट होता है। ठीक है, जब उसके दिमाग में कोई एक कॉन्सेप्ट आ गया, यानी कोई चीज़ उसने समझ ली कि ये मतलब ये किस तरह बनी, उसके बाद जब उसने उसके पीछे कोई मतलब कि रीज़निंग देना शुरू की कि ये इस वजह से बन सकती है, इस वजह से बन सकती है। ठीक है, मतलब इसकी ग्रीन कलर होने का मकसद हो सकता है कि ये किसी चीज़ को अट्रैक्ट करे। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्सेप्ट जो हैं वो दिमाग में आ जाते हैं, तो उसकी बेस पे वो क्या फ़ॉर्म करते हैं, थ्योरीज़ फ़ॉर्म करते हैं। अगर थ्योरीज़ जो होती हैं वो मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के साइंटिस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी उस थ्योरीज़ पे बहुत सारे जब साइंटिस्ट काम करते हैं और अगर वो अप्रूव हो जाती हैं कि ये वाक़ई मतलब कि जो बात की गई थी वो सच थी, और इसके पीछे एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट्स भी आते हैं कि ये उन्होंने बात जो की थी बिल्कुल ठीक की थी, तो इसकी बेस बेस पे लॉज़ बनाए जाते हैं। ठीक हो गया? तो हम इसमें ये फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के लॉज़ देखते हैं। ठीक है? जो कि किस तरह बनते हैं, ये हमारे पास साइंटिस्ट की ऑब्ज़र्वेशन से बनते हैं। साइंटिस्ट हर वो बंदा है जो क्या कर सकता है, ऑब्ज़र्व कर सकता है चीज़ों को। ठीक हो गया? तो ये सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन था। इसके बाद बायोलॉजी की डेफिनेशन लिखी हुई है कि बायो का मतलब होता है लाइफ़, ज़िंदगी, और लॉजी का मतलब होता है थॉट्स एंड रीज़निंग, यानी कि ज़िंदगी है, किस वजह से है और ये क्यों है। जब हम इसके आंसर करते हैं तो ये सारा हम बायोलॉजी के अंदर कवर करते हैं। क्लियर हो गया? आप लोग बुक के अंदर इसकी मार्किंग करते जाएँगे, सिंपल सी वर्डिंग है। अगर डेफिनेशन आई थी तो आप लिख देंगे, अदरवाइज़ ये फेडरल बोर्ड के अंदर सिंपल चीज़ें बहुत नहीं आती होती। फिर उसके बाद कुरानिक इंस्ट्रक्शन टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ़, ये हम बच्चों को रिवाइज़ करवा रहे हैं। तो बताते चलें कि कुरानिक इंस्ट्रक्शन टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ़, यानी कि हम ज़िंदगी को पढ़ क्यों रहे हैं। जब खुदा ने बना दिया, हमारा मज़हब जो है वो, हम एक मज़हब के कायल हैं, यानी कि मुस्लिम हैं, हम मुसलमान हैं और इस्लाम को मानने वाले हैं। तो जब हम इस्लाम को मानते हैं तो हमारा मज़हब क्या हमें इसको पढ़ने की इजाज़त देता भी है या नहीं देता? अगर इजाज़त देता है तो हम उसको देखते हैं कि किस तरह इजाज़त देता है। ठीक है? तो ज़िंदगी को पढ़ने की इजाज़त किस तरह देता है, मतलब हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ़ इन वाटर, कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वजअलना मिनल माअ कुल्ला शैइन हय्य, वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि हमने हर जानदार को पानी से पैदा फरमाया है। अब पानी से किस तरह तख्लीक फरमाया है, जब इस पे कोई एक बंदा ऑब्ज़र्व करेगा, चीज़ों को देखेगा, तो उसकी वजह से कोई ना कोई वो थ्योरीज़ या लॉज़ कंडक्ट करवाएगा। ठीक हो गया? तो सबसे पहली बात जो थी ओरिजिन ऑफ लाइफ़ इन वाटर, जो कौन फरमाता है? कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और ये किस सूरत के अंदर है? सूरह अंबिया के अंदर। सूरह अंबिया जो कि सूरत नंबर 21 है कुरान पाक में, और आयत नंबर 30 के अंदर अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं। ठीक है? तो आप लोगों ने एज़ इट इज़ का जो तर्जुमा है याद कर लेना है, और इसमें इसमें नीचे एक लाइन में लिखा हुआ है, एमसीक्यूज़ में फेडरल बोर्ड में आ सकता है कि इंसान की जिस्म के अंदर कितने परसेंट वाटर होता है, तो तकरीबन 90% से ज़्यादा पानी होता है। ठीक है? 60 टू 90% जो लिविंग ऑर्गेनिज़्म है ना, एज़ वी नो दैट लिविंग थिंग्स कंसिस्ट ऑफ 60 टू 90% ऑफ वाटर। हर जानदार जो है उसकी बॉडी के अंदर 60 से लेकर 90% तक जो है वो बॉडी में क्या मौजूद है? वाटर मौजूद है। ठीक है? तो सिंपल सा ये कि एमसीक्यूज़ आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। उसके बाद आता है क्रिएशन ऑफ मैन। ये भी कुरान पाक यानी कुरानिक इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं कि हमारा मज़हब किस तरह हमें मतलब कह रहा है कि आप लोग ऑब्ज़र्व करें, चीज़ों को देखें, पढ़ें, समझें, उसके बाद उस पे काम करें। हमारा मज़हब इससे साइंस से पढ़ने से मना नहीं फरमाता। ठीक है? नहीं मना फरमाता, इसी वजह से हम बायोलॉजी पढ़ते हैं और आप लोगों को आके पढ़ाते हैं। क्लियर है? तो आगे क्रिएशन ऑफ मैन है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खलक़ल इंसान मिन सलसान कल फ़ख़्ख़ार। सूरह रहमान की आयत नंबर 14 के अंदर ताला फरमाते हैं, ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक द पॉटर। अल्लाह ताला ने हर जानदार को उस मिट्टी से बनाया जिससे बर्तन बनाए जाते थे मिट्टी के। मतलब कि मिट्टी के अंदर पानी मिक्स किया गया, और जिस तरह हम मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, पॉट्स तैयार करते हैं, पॉटरी यानी कि ऐसी मिट्टी जो कि पानी में मिक्स हुई हो, यानी गारा बना हुआ हो, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इंसान को उस चीज़ से पैदा फरमाया। ठीक है? उसके बाद
अल्लाह ताला ने यानी कि 2 स्टेप में बता दिया कि सबसे पहले वाटर से बनाया और उसके बाद दूसरी बात क्या है, उसके अंदर मिट्टी मिक्स फरमा दी। जब मिट्टी मिक्स हो गई तो उसके बाद यानी कि 2 स्टेप इसके अंदर एक्सप्लेन किए गए हैं कि अल्लाह ताला ने किस तरह या फिर परवरदिगार ने, खुदाबंद ताला ने, रब ने हमारे किस तरह इंसान को तख्लीक किया। इसके बाद आता है डेवलपमेंट, ये तो बनने की बात है, इसके बाद डेवलपमेंट है कि परवान किस तरह चढ़ा, इसने रूज किस तरह पाया, ठीक है? तो इसमें आता है हमारे पास, इसमें सूरह अल मोमिनून की आयत नंबर 14 है, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा खलक़नल नुत्फ़ata अलक़तन फ़खलक़नल अलक़तन मुज़ग़तिन फ़खलक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कस्सौतल इज़्म लहमा। अरबी गलत हो गई, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, थोड़ा रुकना पड़ा, बाहर से आवाज़ आ रही थी, डिस्टर्बेंस होती है इस वजह से, ठीक है? इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसकी कुछ इस तरह है, देन फैशन विद अ ड्रॉप अ क्लॉट, देन फैशन विद अ क्लॉट अ लिटिल लम्प, यानी कि उसको फिर फैशन किया गया, यानी कि एक सूरत में ढाला गया। किस तरह की सूरत में डाला गया? एक खून का लोथड़ा बना दिया गया, क्लॉट, खून का लोथड़ा बना दिया गया। फिर उसको लिटिल लम्प, यानी कि ज़रा-सा क्या किया गया, थोड़ा एक प्रॉपर शेप दी गई, एक शक्ल दी गई। फिर उसके साथ फिर हड्डियों को जोड़ दिया गया, लम्प बोन्स। फिर उसके बाद उस हड्डियों के ऊपर मांस चढ़ा दिया गया, ठीक है? यानी कि मसल्स फ़ॉर्म कर दिए गए। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला डिटेल से सब कुछ फरमा रहा है कि अल्लाह ताला ने तख्लीक किस तरह की इंसान को, तो उसके सारे स्टेप्स हमें बता दिए, ठीक है? इसके बाद एक छोटा-सा पैराग्राफ आता है, छोटा-सा बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन क्या है, या मुस्लिम साइंटिस्ट ने जब कुरानिक इंस्ट्रक्शन को देखते हुए साइंस में क्या अपना रोल प्ले किया। तो इसमें बड़े-बड़े नाम आते हैं, जाबिर बिन हय्यान का नाम आता है, अबू अली सीना का नाम आता है, अब्दुल मालिक अस्माई का नाम आता है, ठीक है? इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्टडी की है। प्लांट और एनिमल्स क्या हैं? लाइफ इनके अंदर एग्ज़िस्ट करती है, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, इनके अंदर भी हमारे साइंटिस्ट ने काम किया है, जिनके नाम हमने आपके सामने डिस्कस कर दिए। बाकी आप लोग साथ बुक रखें और उसके बाद इनकी जो फीचर्स हैं ना, वो गूगल भी साथ-साथ करते चले जाएँ, ठीक है? फंक्शन जो बोली सीना है, या अब्दुल मालिक अस्माई है, जाबिर बिन हयान है, ये हमारे एंट्री टेस्ट वगैरह के अंदर इनके बुक्स के नाम पूछे जा सकते हैं और उसके बाद इन्होंने क्या काम किया था, ये पूछा जा सकता है। लेकिन आपका जो फेडरल बोर्ड का पेपर होने वाला है एमसीक्यूज़, उसके अंदर जितना आपकी बुक के अंदर होगा इतना ही आएगा और बाकी कोशिश करें कि आप लोग ज़्यादा नॉलेज रखें अपना, ताकि आपके मार्क्स अच्छे आएँ, ओके? इसके बाद आती है मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी की ब्रांचेज़ कितनी हैं, या मतलब कि बायोलॉजी को हम सिंपल तो नहीं पढ़ सकते, यानी कि अगर हम इंसानों की स्टडी कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? जानवरों की स्टडी कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जो नज़र नहीं आते इनको क्या कहते हैं? दरख्तों की स्टडी कर रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं? ठीक है? तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है, सबसे पहले हमारे पास आती हैं बायोलॉजी की 3 मेजर कैटेगरीज़ हैं। पहला है बॉटनी, दूसरा है ज़ूलॉजी और तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी के अंदर प्लांट्स की स्टडी की जाती है, जबकि ज़ूलॉजी के अंदर एनिमल्स की स्टडी की जाती है और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? स्मॉल क्रिएचर्स या पैथोजेन्स, बैक्टीरियाज़, वायरसेस वगैरह, यानी कि स्मॉल ऑर्गेनिज़्म जो कि माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आते हैं। तो इसकी स्टडी जहाँ भी की जाती है इसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है मॉर्फ़ोलॉजी। मॉर्फ़ोलॉजी जो है ये हमारे पास बायोलॉजी की सब टाइप्स हैं। मेजर टाइप्स थी 3, बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद आगे नेक्स्ट आती हैं सब 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 फ़ील्ड्स। सब फ़ील्ड में पहले आती है मॉर्फ़ोलॉजी। मॉर्फ़ोलॉजी कहते हैं कि इसकी यानी कि स्ट्रक्चर, साइज़, शेप किस तरह की है, दिखने में कैसा है, नज़र कैसा आता है, ठीक है? तो इसकी जो प्रॉपर डेफ़िनेशन है वो हम बुक से ज़रा देख लेते हैं, आप लोग के साथ पढ़ें कि द स्टडी ऑफ साइज़, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल, प्लांट एंड मैक्रोनिज़म्स कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, यानी कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, इसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। फिर एनाटॉमी होता है, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह का है उसका बॉडी का, ठीक है? इसकी एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगी? ह्यूमन बॉडी के अंदर के अगर हम ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं तो ये एनाटॉमी के अंदर आता है। अगर हार्ट की स्टडी करते हैं तो ये एनाटॉमी है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है? और उसके बाद अगर हम देखें एनाटॉमी के बाद हमारे पास आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है कि वेरियस ऑर्गन्स जो हैं उनका फंक्शन किस तरह का है। जो हार्ट है इसका काम क्या है, लिवर का काम क्या है और गॉल ब्लैडर का क्या काम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, इन स्टमक का, ब्रेन का, ये हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स जो हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर या एनिमल बॉडी के अंदर, जब हम किसी एक ऑर्गन के फंक्शन को स्टडी करेंगे तो उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। ओके? ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हिस्टोलॉजी को। हिस्टोलॉजी में हम पढ़ते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। जब हम टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोप लेवल पे किसी भी ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज़ को जब माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हैं तो उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसकी बेस पे हम चेक करते हैं कि कितनी ज़्यादा उसके अंदर बेनिफिशियल पार्ट्स हैं उसके, या उसका वैक्यूल किस तरह का है, लाइसोसोम्स या उसकी जो है ऑर्गेनेली किस तरह की हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म की टिश्यू को जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो क्या कहलाएगा ये? हिस्टोलॉजी कहलाएगा। ओके? इसके बाद आ जाता है हमारे पास
साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंदर हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल इज़ कॉल्ड साइटोलॉजी, यानी कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शन क्या है। सेल दिखता कैसे है, ऑर्गेनेली किस तरह अरेंज हुई हुई है और उसके फंक्शन क्या है। ठीक है, जो अरेंजमेंट है इसकी बेस पर उसका फंक्शन क्या बनेगा, तो इसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। उसके बाद जेनेटिक्स आता है, जब जीन की स्टडी की जाती है कि पेरेंट्स के अंदर जीन्स किस तरह के थे, ऑफस्प्रिंग के अंदर किस तरह के आए, बेबी के अंदर किस तरह के आए। ठीक है, तो सारा जेनेटिक्स के अंदर हम कवर करते हैं और उसको हम कहते हैं हेरिडिटी मटेरियल। जो चीज़ फादर से या पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर पास करती है, क्या कहलाती है, वो कहलाती है उसका हेरिडिटी मटेरियल। और जब हेरिडिटी मटेरियल का पास ऑन फीचर को चेक करते हैं तो क्या कहलाता है, ये पूरा जेनेटिक्स की एक ब्रांच कहलाता है। और जेनेटिक्स क्या है, सब ब्रांच है किसकी, बायोलॉजी की। क्लियर है यहाँ तक? ओके। उसके बाद आता है पैलेंटोलॉजी। जेनेटिक्स की बात आता है माइक्रो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जब हम किसी भी ऑर्गन को या टिश्यू को उसके मॉलिक्यूल को जाकर स्टडी करें, यानी कि बिल्कुल डीप जाकर उसके मॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे, उसके एटम किस तरह के उसके अंदर अरेंज हुए हुए हैं, तो उसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी आता है कि जब स्पर्म और एग सेल फ्यूज़ करेंगे तो वो एम्ब्रियो किस तरह डेवलप करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज़म्स का, तो जब हम इसकी स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको एम्ब्रियोलॉजी कह रहे होते हैं। ठीक हो गया? बहुत ही माइन्यूट लेवल पे, यानी कि बहुत छोटे लेवल पे हो रही होती है, लेकिन ये स्टडी एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। ओके? इसके बाद है पैलेंटोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं कि इस दुनिया में जो इंसान बसते हैं या दुनिया में जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स बसते हैं, ठीक है? जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स हैं, और उसके बाद प्लांट्स, एनिमल्स, यानी कि दुनिया में ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई, जब हम इस चीज़ को देखेंगे तो इसको हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? ओके, टैक्सोनॉमी है क्लासिफिकेशन, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज़्म। अब जब हमारे पास ऑर्गेनिज़्म निकल आए, इसके बाद इनकी नेमिंग किस तरह करनी है, क्लासिफाई किस तरह करना है, किंगडम में किस तरह डालना है इनको, ये सारा हम टैक्सोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं। ओके, इसके बाद आता है हमारे पास इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम रिलेशनशिप्स देखते हैं कि जो कौ है या हेन्स हैं या जो मतलब ऑर्गेनिज़म्स हैं, इनका एनवायरनमेंट के साथ क्या बेनिफिशियल रोल है या क्या हार्मफुल इम्पैक्ट है। जब हम रिलेशनशिप देखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज़म्स का उसके एनवायरनमेंट के साथ, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है इकोलॉजी। ओके, और इसके बाद हम देखते हैं मैरीन बायोलॉजी देखते हैं, यानी कि फ़िश, समंदर की मखलूक़ात के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे बड़ा जो नाम आता है वो फ़िशेज़ का आता है। व्हेल्स हो गई, शार्क्स हो गई या स्मॉल फ़िशेज़ जो हैं हमारे पास मुख्तलिफ़ टाइप्स की। जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो मैरीन बायोलॉजी कहलाता है। उसके बाद इम्यूनोलॉजी क्या होती है? इम्यूनोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं। यानी कि इम्यून सिस्टम किस पैथोजन के खिलाफ जो है वो वीक होता है या किस माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के खिलाफ वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग रेज़िस्ट करता है उसको, ठीक है? तो जब हम इम्यूनिटी को स्टडी कर रहे होते हैं तो इसको हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। ओके, तो फार्माकोलॉजी है। फार्माकोलॉजी में हम क्या करते हैं, ड्रग्स की स्टडी करते हैं कि एक डिजीज़ कॉज़ होगी किसी ऑर्गेनिज़्म को। अब इस डिजीज़ को हमने डायग्नोज़ भी कर लिया, अब उसको ट्रीट किस तरह करना है, जब हम ट्रीट कर रहे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी कहते हैं। प्रॉपर जो वर्डिंग है बुक से आप लोग एक बार देख लें, बाकी कॉन्सेप्ट जो मैं आपको दे रहा हूँ सिंपल वर्डिंग इसकी यही है, यानी कि समझने के लिए आपको इतना ही बहुत होगा। और इस साथ ही कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की डेफिनेशन लिखी हुई है। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी इज़ हेल्प टू साइंस दैट ह्यूमन जीनोम क्रिएटेड एक्यूरेट मॉडल्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन मैप ऑफ द 3D स्ट्रक्चर ऑफ जीनोम्स एंड मॉडल ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। जो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी क्या करती है, ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर है, ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है या इसकी 3D मॉडलिंग करने में हेल्प आउट करती है। और उसके बाद जीन्स के जो सेगमेंट होते हैं, जो हमने इसकी डेटाबेसेस बनाई हुई हैं, जब हम जीन की रिसर्च कर रहे होते हैं, यानी कि डीएनए का जब हम फ्रैगमेंट को स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है? तो इसके लिए हम एक दफ़ा अगर काम कर रहे हैं, तो उसके बाद उसको सेव करना होगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि हर बंदा आएगा, वो शुरू से डीएनए को स्टडी करना शुरू कर देगा, बल्कि इस पे बहुत बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, जिनकी डेटाबेसेस मौजूद है, कहाँ पे? कंप्यूटर के अंदर। जब हम बायोलॉजी का लिंक कंप्यूटर के साथ बनाते हैं, डेटाबेसेस बनाते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ओके? यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर होगा। सिंपल सी वर्डिंग है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी यहाँ तक। उसके बाद आता है कि फार्माकोलॉजी वर्ड निकला कहाँ से, इसका भी एक छोटा-सा एक बॉक्स बना हुआ है। इंपॉर्टेंट होते हैं छोटे-छोटे बॉक्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ने होते हैं, ठीक है? द वर्ड फार्माकोलॉजी इज़ derived from the Greek word pharmakon meaning drug or poison together with other Greek word logia with a meaning of study of knowledge of। ठीक है? तो जो फार्माकोलॉजी वर्ड है वो असल में ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ड्रग या पॉइज़न। ठीक है? दवाई से वर्ड निकला है फार्माकोलॉजी। इस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी हम किसी ऑर्गेनिज़म्स के अंदर अगर कोई डिज़ीज़ डायग्नोज़ हो चुकी है, उसको ट्रीट करना है, तो उसके लिए हम फार्माकोलॉजी का वर्ड यूज़ करते हैं। ओके? होप सो कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है 1.3 रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। बायोलॉजी का बाकी साइंसेस के साथ क्या रिलेशन है, इसको भी ज़रा हम देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। पेपर के अंदर ये पूरा चार्ट जो ये भी आ सकता है। तो इसके अंदर हमारे पास आता है सबसे पहले बायोफिज़िक्स। जब हम फिज़िक्स का रिलेशन बताएँगे बायोलॉजी के अंदर, तो इसको हम बायोफिज़िक्स कहते हैं। इसके अंदर जो इन्होंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल एक कोट की हुई है, वो ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड मूव कर रहा है, वो किस तरह मूव करता है?
वो फ्लूइड के कौन से मैकेनिक्स मॉडल को मतलब कि कौन सा रूल लगता है उसके अंदर, कौन सी थ्योरी लगती है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, या फिर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या कॉन्सेप्ट है। जब हमारी बॉडी की वेजल्स के अंदर ब्लड मूव कर रहा है, तो इसको हम पढ़ते हैं सिर्फ ब्लड को हम पढ़ते हैं सिर्फ बायो के अंदर। लेकिन किस तरह मूव कर रहा है इसको जब हम पढ़ेंगे, यानी कि इसके अंदर फिजिक्स का कौन सा लॉ लग रहा है, अट्रैक्शन हो रही है, रिपल्जन हो रही है, या फिर मतलब डिफ्यूजन का फिनोमेना हो रहा है। जब हम इस किसी लॉ को पढ़ेंगे तो इसको हम बायोफिजिक्स कहते हैं। ओके, जैसे बायोकेमिस्ट्री है, इस तरह मॉलिक्यूल की जब हम स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को भी हम बायोकेमिस्ट्री कह सकते हैं। जब हम किसी मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट, प्रोटीन वगैरह का लिंक जब हम चेक करते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के टिश्यू, ऑर्गन या और पूरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, तो उसको हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर ले लेते हैं। फिर बायोस्टैट्स आती हैं। इसी तरह अगर हमने क्या करना हो, डाटा कलेक्ट करना हो या डाटा को एनालाइज करना हो, यानी कि हमारे पास इस तरह आपको बात की कि डाटा बेसिस मौजूद होती हैं। डाटा एक दफ़ा आपने काम किया, उसके बाद यानी साइंटिस्ट ने काम किया और उसके बाद उसकी डाटाबेस बना दी, कुछ जमा करके रख दिया। फिर अगला कोई साइंटिस्ट आएगा, वो क्या करेगा, दोबारा से वही काम नहीं करेगा, बल्कि अपना जो काम करेगा उसको उससे रिलेट करेगा। जब मुख्तलिफ किस्म के डाटा को एनालाइज किया जाता है, किस तरह कंपैरिजन कंपैरिजन मैकेनिज्म कंपेयर करके, तो इसी को हम कहते हैं बायोस्टैट्स। ठीक है, यहाँ पे बार ग्राफ भी बनाए जाते हैं, चार्ट्स भी बनाए जाते हैं, टेबल्स भी फॉर्म किए जाते हैं, रिलेशन बताया जाता है, इसके प्रॉस या कॉन्स बताए जाते हैं, या कोई न्यू कोई वर्ड वर्क होता है तो उसको भी नोट किया जाता है। ओके, तो डेटाबेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बायोस्टैट्स बायोस्टैट्स और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी इसके अंदर मेन रोल प्ले कर रही होती है। ओके, इसके बाद आता है हमारे पास कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, जो आपको बता चुका हूँ पहले। बायोजियोग्राफी है ये कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किस जगह पर ज़्यादा मौजूद है। ह्यूमन बीइंग जो हैं वो कौन से इलाकों में ज़्यादा मौजूद हैं, जो एनिमल्स हैं वो कौन से इलाकों में ज़्यादा मौजूद हैं, या जो बर्ड्स हैं वो कहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो सिंपल इसकी ये एग्जांपल है कि फॉरेस्ट वगैरह में आपको एनिमल्स वगैरह ज़्यादा मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे ज़्यादा और बर्ड्स वगैरह वहाँ बहुत ज़्यादा मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वजह ये है कि वहाँ पर शेल्टर है उनको, उनके नरिशमेंट के लिए हर रिक्वायरमेंट पूरी की जा रही है वहाँ पे। उनको जो चीज़ चाहिए वो वहाँ पर मौजूद है। तो जिस तरह का हैबिटेट होगा, यानी कि जिस तरह की इकोलॉजी होगी, वहाँ पर उसी तरह के ऑर्गेनिज़्म जो है वो डेवलपमेंट करेंगे। अगर ऑर्गेनिज़म्स के पास, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स के पास पानी नहीं होगा पीने के लिए साफ़, तो वहाँ से वो कहीं और मूव कर जाएँगे। इसी तरह बर्ड को भी जब खाने-पीने की चीज़ें नहीं मिल रही होती, तो वो मूव कर जाते हैं वहाँ पर, उस हैबिटेट की तरफ जहाँ पर उनको सारी नरिशमेंट मिल रही होती है। ठीक है? तो ये सारा हम पढ़ते हैं बायोजियोग्राफी के अंदर कि एक मतलब कि हमारे जो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स के ऊपर जो टालर प्लांट्स होते हैं, इनके पीछे क्या साइंस है, ठीक है? या फॉरेस्ट वगैरह में बर्ड्स ज़्यादा क्यों रहते हैं? उसके अंदर इतनी स्पीशीज़ किस तरह पाई जाती हैं, ठीक है? बटरफ्लाई किस तरह एक्सटिंक्ट हो गई है हमारे रीजन में से, स्पैरो जो है बहुत कम नज़र आती है, इसकी वजह क्या है? ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है हम बायोजियोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। फिर उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी आई थी, बायो का हमने इस्तेमाल किस तरह करना है वैक्सीन्स डेवलप करने के लिए और ड्रग्स वगैरह डेवलप करने के लिए, या फिर जब जीन को स्टडी करना है, फिंगर प्रिंटिंग लेनी है, तो इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी जो है वो मेजर रोल प्ले कर रही होती है। तो इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी का भी हमारी साइंस के अंदर अहम रोल है। ओके? फिर बायोइकोनॉमिक्स आ जाती है कि इससे हम फ़ायदा क्या उठा सकते हैं, यानी कि हमारी इकोनॉमी में किस तरह रोल प्ले कर सकती है। जो हमारे पास नॉर्मल राइस था, वो मार्केट में बहुत ज़्यादा अ, अवेलेबल था, लेकिन उसकी डिमांड कम थी। तो हमने वो चीज़ मार्केट में लानी है जिसकी डिमांड भी ज़्यादा हो, ठीक है? जब डिमांड ज़्यादा होगी, बेनिफिट्स भी ज़्यादा होंगे, तो यही चीज़ हमारी इकोनॉमी को क्या करेगी, इम्प्रूव करेगी। तो बायोइकोनॉमिक्स पढ़ने का मकसद भी यही है कि ताकि हम इकोनॉमिक्स समझ सकें, यानी कि मईशियत के हालात जो हैं, उसको बायो के अंदर रख के बायो से फ़ायदा उठाया जा सके। ऐसे ऑर्गेनिज़म्स को मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज़म्स को फार्म किया जाए, ऐसे ऑर्गेनिज़म्स की प्रोडक्शन की जाए, जो क्या करते हैं मैक्सिमम मिल्क मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, या मीट प्रोडक्शन करते हैं, या फिर हॉर्सेज़ वगैरह अगर हैं जो हम मतलब हलाल नहीं समझते या जिनको हम गोश्त नहीं खा सकते, तो उनको हम ऐसे मतलब सवारी वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, रेसेज़ वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में हेल्प आउट कर सकते हैं। ठीक है? तो ये डिफरेंट टाइप्स के हम लोगों ने आज पढ़े। हम लोगों ने पढ़ा बायो का रिलेशन बाकी साइंसेज़ के साथ, बायोलॉजी की ब्रांचेज़ पढ़ लीं। उसके बाद हम क्या हमारा मज़हब इसके बारे में इजाज़त देता है, कुरान इंस्ट्रक्शन टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ। उससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन जो पढ़ा था बायोलॉजी का, और उससे पहले मैंने आपको थोड़ा-सा तारुफ़ करा दिया था। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ आएगी। अगर आप लोगों को वीडियो की कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं और नीचे कमेंट कर दें। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।